हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। और हम लोगों ने डिस्कस किया है थ्योरी पार्ट को, जिसमें हमने नियो क्लासिकल के अंदर रेस्टोरेशन पीरियड को हमने कंप्लीट कर लिया है। और इसके थ्योरी पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को मैंने बताया है। तो अगर आपने थ्योरी वीडियो को नहीं देखा है, पहले आप थ्योरी वीडियो को देखिए, देन आप एमसीक्यू पे आइए, क्योंकि बिना थ्योरी किए हुए आप एक भी एमसीक्यू नहीं सॉल्व कर पाएंगे, नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे, और आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। तो बिना किसी चीज को आप जब तक ऊपर ऊपर नहीं पढ़ सकते, आपको ऐसे पढ़ना है कि आप उस एज को इतना डीप में पढ़ लीजिए कि उससे जुड़े कोई भी एमसीक्यू आ जाए या कोई भी मोनार्की के बारे में पूछ लिया जाए, तो आपको यूं चुटकियों में आप उसका जवाब दे सकें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इम्पोर्टेंट सेशन, जिसमें जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं, जो बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं, चाहे वो डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम हो गया हो, या फिर ईएमआरएस का हुआ, या फिर टीजीटी के जो एग्जाम्स होते हैं, उनमें आपको इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इंपॉर्टेंट सेशन विद वेरी वार्म वेलकम। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। और हम लोगों ने डिस्कस किया है थ्योरी पार्ट को, जिसमें हमने नियो क्लासिकल के अंदर रेस्टोरेशन पीरियड को हमने कंप्लीट कर लिया है। और इसके थ्योरी पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को मैंने बताया है। तो अगर आपने थ्योरी वीडियो को नहीं देखा है, पहले आप थ्योरी वीडियो को देखिए, देन आप एमसीक्यू पे आइए, क्योंकि बिना थ्योरी किए हुए आप एक भी एमसीक्यू नहीं सॉल्व कर पाएंगे, नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे, और आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। तो बिना किसी चीज को आप जब तक ऊपर ऊपर नहीं पढ़ सकते, आपको ऐसे पढ़ना है कि आप उस एज को इतना डीप में पढ़ लीजिए कि उससे जुड़े कोई भी एमसीक्यू आ जाए या कोई भी मोनार्की के बारे में पूछ लिया जाए, तो आपको यूं चुटकियों में आप उसका जवाब दे सकें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं, जो बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं, चाहे वो डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम हो गया हो, या फिर ईएमआरएस का हुआ, या फिर टीजीटी के जो एग्जाम्स होते हैं, उनमें आपको इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इंपॉर्टेंट सेशन विद वेरी वार्म वेलकम। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ नियो क्लासिकल एज। अब आप बताइए कि नियो क्लासिकल एज के फादर के रूप में किसको कंसिडर किया जाता है। क्या इसका ऑप्शन ए है जॉन मिल्टन, या फिर बी अलेक्जेंडर पोप, या फिर सी विलियम शेक्सपियर, या फिर डी जॉन जॉन ड्राइडन। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। तो अब क्या आपको लगता है कि नियो क्लासिकल एज में जॉन मिल्टन का कोई कंट्रीब्यूशन रहा है? बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि इनका मतलब किस एज में इन्होंने सबसे ज्यादा इनका इम्पैक्ट रहा। ठीक है, तो आपको बता दूं कि ये जॉन मिल्टन जो है, यहाँ पे क्या थे, ये प्यूरिटन थे। ठीक है, ये प्यूरिटन थे, तो इनका जो कॉमनवेल्थ पीरियड था, उसमें इनका काफी ज्यादा इम्पैक्ट रहा। और दूसरी चीज, अलेक्जेंडर पोप यहाँ पे बिल्कुल भी रॉन्ग आंसर है, और यहाँ पे विलियम शेक्सपियर भी नहीं है। आप बताइएगा विलियम शेक्सपियर का जो इम्पैक्ट है, उन्होंने किन दो एजेस को लीड किया, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि विलियम शेक्सपियर ने किन दो एजेस को लीड किया। और जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है, वो है जॉन ड्राइडन। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है, वो है जॉन ड्राइडन, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। यहाँ पे न्यू क्लासिकल एज में सबसे ज्यादा जॉन ड्राइडन ने अपना वो जो वर्क, ये कंट्रीब्यूशन है हेरोइक कपलेट। हेरोइक कपलेट जो टर्म है, इसको काफी ज्यादा पॉपुलर किया, और एज वेल एज ये ट्रांसलेशन के लिए जाने जाते हैं, जो कि किस चीज का था, ट्रांसलेशन के लिए जाने जाते हैं, जो कि होमर और होमर और वर्जिल जो है, ठीक है, इनके एपिक्स का ट्रांसलेशन किया था इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्लियर हो जाता है। इससे जुड़े जितने भी फैक्ट्स थे, हमने यहाँ पे क्लियर कर लिए हैं। क्लिक। तो देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, विच लिटरेरी वर्क इज नॉट टिपिकली एसोसिएटेड विद नियो क्लासिकल एज। यानी कि ये जो वर्क्स हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन नियो क्लासिकल एज से एसोसिएट नहीं है। पैराडाइज लॉस्ट जो है, ये प्यूरिटन एज में लिखा गया था, कॉमनवेल्थ के टाइम पे। तो इसको किसने लिखा है, तो ये है हमारे जॉन मिल्टन। ठीक है, जॉन मिल्टन ने इसको लिखा था। और यहाँ पे गुलिवर्स ट्रैवल जो है, ये किसने लिखा था, तो ये गुलिवर्स ट्रैवल को लिखा था जोनाथन जोनाथन स्विफ्ट ने। ठीक है, जोनाथन स्विफ्ट ने इसको लिखा था। और नेक्स्ट वन इज द रेप ऑफ द लुक्रेसी। तो इसको किसने लिखा था, अलेक्जेंडर पोप ने। अलेक्जेंडर पोप ने इसको लिखा था। और नेक्स्ट वन इज पामेला। तो पामेला को किसने लिखा था, सैमुअल रिचर्डसन। सैमुअल रिचर्डसन। ठीक है, तो यहाँ आपको इन चारों वर्क्स के राइटर
के बारे में आपको पता चल गया कि पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन, गुलिवर्स ट्रैवल जोनाथन स्विफ्ट, द रेप ऑफ द लॉक अलेक्जेंडर पोप एंड द पमेला पमेला सैमुअल रिचर्डसन। तो बताइए ये जो नियो क्लासिकल एज में जो वर्क नहीं लिखा गया था तो वो इनमें से है पैराडाइज लॉस्ट। तो पैराडाइज लॉस्ट ये वर्क जो है ये प्यूरिटन एज में लिखा गया था। तो बेसिकली यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हमारा हो जाता है वो ए हो जाता है, पैराडाइज लॉस्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि न्यू क्लासिकल लिटरेचर इज कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी कि न्यू क्लासिकल लिटरेचर के कैरेक्टर के बारे में पूछा जा रहा है कि इस टाइम के लिटरेचर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। तो देखते हैं कि क्या थे इसके कैरेक्टर। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन हो जाता है इम्फेसिस ऑन इमेजिनेशन एंड इमोशन, बी ऑप्शन हो जाता है सेलिब्रेशन ऑफ नेचर एंड द इंडिविजुअल, और सी ऑप्शन हो जाता है एडरेंस टू रीजन ऑर्डर एंड डेकोरम, डी ऑप्शन हो जाता है रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो बताइएगा इसका सही ऑप्शन क्या है, यानी कि न्यू क्लासिकल लिटरेचर को जो कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है वो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए यहाँ पे इम्फेसिस ऑन इमेजिनेशन बेस्ड यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ये आपको रोमांटिक पीरियड में दिखेगा। यहाँ पे इमेजिनेशन और इमोशन का ज्यादा जो कॉन्सेप्ट है वो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। नेचर एंड इंडिविजुअलिज्म ये भी यहाँ पे रोमांटिसिज्म में आपको देखने को मिलेगा। एडरेंस टू रीजन ऑर्डर एंड डेकोरम ये जो ऑप्शन है वो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। बाकी ये जो डी ऑप्शन, बी और सी यहाँ पे गलत हो जाते हैं। सही ऑप्शन जो हमारा है वो है सी। ठीक है, क्लियर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच लिटरेरी डिवाइस इज कॉमनली यूज्ड इन नियो क्लासिकल पोएट्री। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जो नियो क्लासिकल पोएट्री में यूज की जाती थी। तो फर्स्ट ऑप्शन ए है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस, या फिर सिंबोलिज्म, या फिर सटायर, या फिर फ्री वर्स। बताइएगा इन चारों में से सही ऑप्शन क्या है। तो बेसिकली जो नियो क्लासिकल पोएट्री थी वो सटायरिकल थी, यानी कि सटायर बेस्ड लिखा जाता है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सटायर सही हो जाता है। क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नियो क्लासिकल ऑथर इज नोन फॉर मॉक एपिक पोएम। ठीक है, कैसी एपिक, तो मॉक एपिक पोएम द रेप ऑफ द लॉक। ठीक है, द रेप ऑफ द लॉक। ठीक है, बताइएगा इसके राइटर कौन है, किसने लिखा है ये मॉक एपिक द रेप ऑफ द लॉक। तो जॉन मिल्टन, क्या इसका ऑप्शन राइट है, या फिर जोनाथन स्विफ्ट, या फिर अलेक्जेंडर पोप, या फिर सैमुअल जॉनसन। बताइएगा इन चारों में से जो सही आंसर है वो क्या है। क्या इसका ऑप्शन ए सही है जॉन मिल्टन, या फिर जोनाथन स्विफ्ट, या फिर अलेक्जेंडर पोप, या फिर सैमुअल जॉनसन। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाता है वो है यहाँ पे अलेक्जेंडर पोप। अब आपसे मैं पूछती हूँ कि ये पब्लिश कब हुई थी। तो इसकी ओरिजिनल जो पब्लिश डेट है वो है 17 मई, सॉरी May 17 12, May 17 12। ठीक है, तो ये इसकी एग्जैक्ट पब्लिकेशन डेट है और जब इसको पब्लिश किया गया था। और रेप ऑफ द लॉक जो मॉक एपिक पोएम है ये अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है, किसमें, नियो क्लासिकल एज में। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि द नियो क्लासिकल पीरियड इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द, यानी कि नियो क्लासिकल पीरियड को किस तरीके का पीरियड जाना जाता था, उसकी मेन क्या क्वालिटी थी। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं एज ऑफ रीजन, या फिर रोमांटिक पीरियड था, या फिर मिडिवल इरा था, या फिर रेनेसा पीरियड था। तो आपको पता ही चल गया होगा, अगर आप पूरी सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताया है और बहुत ही इजी वे में पढ़ाया है। इतना इजी कोई भी इंग्लिश लिटरेचर नहीं पढ़ा सकता। मैं दावे के साथ कहती हूँ बहुत इजी तरीके से हमने इंग्लिश लिटरेचर को कवर किया हुआ है और अभी ये सीरीज चली रही है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगी आपके बेटर फ्यूचर के लिए कि आप जरूर देखें और अपने लिटरेचर की जो समझ है उसको बेहतर बनाएं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाता है वो हमारा हो जाता है एज ऑफ रीजन। ठीक है, एज ऑफ रीजन यहाँ पे राइट ऑप्शन है। बाकी जो रोमांटिक पीरियड भी नहीं था इसमें, ना ही मेडिवल था, ना ही रेनेसा था। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होता है एज ऑफ रीजन, यानी कि ये किससे रिफर करती है, तो एज ऑफ रीजन। यहाँ पे लोग रीजनेबल तरीके से सोचते थे और उनके वर्क्स भी आप एक तरीके का उसमें विट इंटेलेक्चुअलिटी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु वाज अ मोनार्क ड्यूरिंग ड्यूरिंग मच ऑफ द नियो क्लासिकल एज इन इंग्लैंड। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नियो क्लासिकल एज के टाइम पे इंग्लैंड में मोनार्क कौन था, यानी कि कौन उस टाइम पे रूल कर रहा था, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या क्या है।
बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है। क्या उस टाइम पे क्वीन एलिजाबेथ का रूल था, उनकी रेन थी, या फिर किंग चार्ल्स सेकंड थे, या फिर क्वीन विक्टोरिया थी, या फिर किंग जॉर्ज थर्ड थे। बताइएगा इसका सही ऑप्शन क्या है। आपको मैं बता दूं कि क्वीन एलिजाबेथ तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इनका तो 1603 से लेके 1625 में यहाँ पे इनका रेन खत्म हो जाता है। किंग चार्ल्स सेकंड आते हैं रेस्टोरेशन पीरियड में, ठीक है, जो कि नियो क्लासिकल के बाद आता है, ठीक है। और क्वीन विक्टोरिया भी यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ये विक्टोरियन पीरियड में बिलोंग करती हैं, ठीक है, ये विक्टोरियन एज से बिलोंग करती हैं। यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो हमारा डी ऑप्शन, किंग जॉर्ज थर्ड, ठीक है, किंग जॉर्ज थर्ड का रूल था नियो क्लासिकल एज में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है। नियो क्लासिकल लिटरेचर ऑफ्टन रिफ्लेक्ट्स द वैल्यूज ऑफ, यानी कि किसकी वैल्यूज को रिफ्लेक्ट किया था नियो क्लासिकल लिटरेचर ने। इंडिविजुअलिज्म एंड स्पॉन्टेनिटी, या फिर कम्युनिटी एंड ट्रेडिशन, या फिर नेचर एंड इंट्यूशन, या फिर सेंसेशनलिज्म एंड एक्सेस। बताइए सही ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है वो है कम्युनिटी एंड ट्रेडिशन। कम्युनिटी एंड ट्रेडिशन यहाँ पे ज्यादा रिफ्लेक्ट हुआ कल्चर में, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा कि विच नियो क्लासिकल ऑथर रोट द एसे अ मॉडेस्ट प्रपोजल, ठीक है। ये वर्क का नाम है, एसे है, ठीक है। सैटराइजिंग द आयरिश इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन, ठीक है। तो ये वर्क है जो कि एक एसे है जिसमें सटायर किया गया है किस पे, तो आयरिश इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन पे सटायर किया है। सटायर मतलब कि आप किसी पे कटाक्ष करना, ठीक है, आयरनिकल वे में अपनी बात को कहना, इसी को सटायर बोलते हैं। तो बताइए आपके सही ऑप्शन इसमें से कौन से। तो बताइएगा इसमें से सही ऑप्शन क्या है। क्या इसको ऑप्शन ए जॉन ड्राइडन यहाँ पे राइट है, या फिर अलेक्जेंडर पोप, या फिर जोनाथन स्विफ्ट। सही ऑप्शन क्या है। तो ए मॉडेस्ट प्रपोजल, जो कि कब पब्लिश हुआ था, 1729 में। इसको लिखा किसने था, तो इसको लिखा था जोनाथन स्विफ्ट में। जोनाथन स्विफ्ट ने इसको लिखा था, जो कि एक न्यू क्लासिकल राइटर थे। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन सी होता है, जोनाथन स्विफ्ट, ठीक है। क्लियर, यहाँ पे जोनाथन स्विफ्ट राइट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। नियो क्लासिकल लिटरेचर इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट इन द वर्क्स ऑफ, यानी कि जो नियो क्लासिकल लिटरेचर था वो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक था कि उसमें एक रिवाइवल था, जो कि किस तरीके के वर्क के लिए था। एंशियंट ग्रीक एंड रोमन राइटर्स, या फिर मेडिवल यूरोपियन पोएट्स पे, या फिर एशियन फिलोसफर, या फिर रेनेसेंस आर्टिस्ट। बताइए इसमें से सही ऑप्शन क्या है। तो जो न्यू क्लासिकल लिटरेचर था वो मेनली जो था उसको इंटरेस्ट था किसमें, वो इमिटेट करता था एंशियंट ग्रीक एंड रोमन राइटर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाता है। क्लियर। क्वेश्चन देखिएगा कि क्या कह रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग न्यू क्लासिकल पोएट इज नोन फॉर हिज वर्क एंड एसे ऑन क्रिटिसिज्म, ठीक है। ये वर्क का नेम है और आपसे पूछा जा रहा है कि ये किसने, किस पोएट ने ये वर्क लिखा है जो कि नियो क्लासिकल पीरियड से बिलोंग करता है। तो आपको उस राइटर का नाम बताना है बेसिकली यहाँ पे। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए कह रहा है कि जॉन मिल्टन, या फिर जॉन ड्राइडन, या फिर यहाँ पे अलेक्जेंडर पोप, या फिर जोनाथन स्विफ्ट। तो बताइएगा इसमें से जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, ये वर्क किसका है, तो ये पब्लिश हुआ था हमारा 1711 में। और आप बताइए इसके राइटर कौन है, ऑथर कौन है। तो जो पोएट है यहाँ पे वो है यहाँ पे अलेक्जेंडर पोप, अलेक्जेंडर पोप, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाता है वो ये है, अलेक्जेंडर पोप, ठीक है। इन्होंने एसे ऑन क्रिटिसिज्म लिखा था जो काफी ज्यादा फेमस हुआ, 1711 में इसको पब्लिश किया गया।
याद रखिएगा ये डेट्स मेनली क्या होता है, जो ये टीजीटी के एग्जाम्स होते हैं इनमें ज्यादातर वर्क्स ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वर्क्स को आप बिल्कुल भी उस एज के जो भी इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं और उनसे जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट वर्क हैं, ठीक है, तो उनको जरूर याद रखिए। आपको सब राइटर्स को नहीं पढ़ना है। आपको जैसे कि नियो क्लासिकल एज हो गई तो इसमें आपको जॉन ड्राइडन, जोनाथन स्विफ्ट या अलेक्जेंडर पोप, इन राइटर्स को आपको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो इनके मेन वर्क्स पे जरूर फोकस रखिएगा। जैसे कि गुलिवर्स ट्रैवल हो गया, ये काफी ज्यादा फेमस वर्क है। एन एस्से ऑन क्रिटिसिज्म हो गया। तो इन सब वर्क्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द न्यू क्लासिकल एज इज ऑफ्टन कैरेक्टराइज्ड बाय अ रिएक्शन अगेंस्ट द परसीव्ड एक्सेस ऑफ विच प्रीवियस लिटरेरी मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है कि नियो क्लासिकल एज जो थी वो किसके अगेंस्ट रिएक्शन था, ठीक है। बताइए, रोमांटिसिज्म या फिर रिनेसा या फिर मेडिवलिज्म या फिर बैरोक, ठीक है, या फिर बैरोक। बताइए इसका सही ऑप्शन यहाँ पे क्या है। तो बेसिकली जो रोमांटिसिज्म था ये इमोशन पे बेस्ड होके काम करता था, इमोशन, इमेजरी, ठीक है, इन सब पर ये बात करता था, नेचर पे बात करता था, ठीक है। और लेकिन जो यहाँ पे थे ये जो न्यू क्लासिकल थे तो ये बात करते थे मेनली रीजन पे, ठीक है, ये रीजन की बात करते थे, ठीक है, रीजन, विट, इंटेलेक्चुअलिटी, इन पर बात करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाता है वो रोमांटिज्म हो जाता है। रोमांटिज्म के अगेंस्ट था ये जो न्यू क्लासिकल था, ठीक है। और बाकी यहाँ पे जो रिनेसा है ये भी सब गलत हो जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि क्या कह रहा है कि 13 नंबर का, विच नियो क्लासिकल ऑथर इज नोन फॉर, यानी कि किस लिए जाने जाते थे, इज डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, ये इन्होंने लिखा था। विच वॉज वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, जो कि इस तरह की पहली ऐसी कोई रचना थी, यानी पहला ऐसा कोई वर्क था जो इस तरीके का था। तो बताइएगा इसके जो राइटर हैं कौन है ऑथर जिन्होंने ये वर्क लिखा था, ठीक है। डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा इसमें से, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं ये जॉन मिल्टन या फिर अलेक्जेंडर पोप या फिर जोनाथन स्विफ्ट या फिर सैमुअल जॉनसन, ठीक है। तो यहाँ पे जॉन मिल्टन यहाँ पे इसका ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अलेक्जेंडर पोप भी नहीं है, जोनाथन स्विफ्ट भी नहीं है। सही ऑप्शन जो है यहाँ पे वो है सैमुअल जॉनसन का, ठीक है। यहाँ पे कौन सा वर्क था इनका, डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि पब्लिश हुई थी ओरिजिनली। कब पब्लिश हुई थी, ओरिजिनली जो पब्लिश हुई थी ये हुई थी 1755 में। तो याद रखिएगा ये डेट और ये वर्क किससे संबंधित है, तो सैमुअल जॉनसन से, ठीक है। ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि इस तरीके का पहला वर्क था नियो क्लासिकल एज में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द नियो क्लासिकल एज इन इंग्लैंड, यानी कि यहाँ पूछा जा रहा है नियो क्लासिकल एज इन इंग्लैंड रफली करेस्पॉन्ड टू विच हिस्टोरिकल पीरियड, यानी कि जो नियो क्लासिकल एज है वो कौन से पीरियड से लगभग कुछ समानता रखता है, यानी कि उससे कुछ मेल खाता है, ये बताइए। तो इंग्लिश लिटरेचर का वो कौन सा पीरियड है जिससे नियो क्लासिकल एज बिलोंग करती है या उससे कुछ मैच खाती है, बताइए। 16th सेंचुरी, क्या इससे कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मेल खाते हैं, या 17th सेंचुरी या फिर 18th सेंचुरी या फिर 19th सेंचुरी। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाता है वो ना ही यहाँ 16th सेंचुरी, ना ही 17th सेंचुरी, ना ही 19th सेंचुरी। यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन है वो है 18th सेंचुरी, यानी कि नियो क्लासिकल जो है वो यहाँ पे कुछ सिमिलर है इससे, यानी कुछ मेल खाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ हद तक एक दूसरे से समानता रखते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल द करेस्पॉन्ड ऑफ दिस एज, ओके। तो देखिएगा यहाँ पे, विच लिटरेरी फॉर्म वाज पार्टिकुलरली पॉपुलर ड्यूरिंग द नियो क्लासिकल एज,
और इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या थे, यानी कि जो ये लिटरेरी फॉर्म काफी फेमस थी न्यू क्लासिकल एज में, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक से यूज ऑफ सटायर एंड सोशल कमेंट्री। ठीक है, तो बताइएगा ये किस तरीके की लिटरेरी डिवाइस थी जो कि काफी पॉपुलर थी नियो क्लासिकल एज में, जिसमें यूज होता था यूज ऑफ विट। ठीक है, एक तरीके की स्पेशल तरीके की आपको इंटेलेक्चुअलिटी वहां पे देखने को मिलेगी। सटायर यानी कि जो वहां पे कंडीशन थी या इशूज थे उस पे एक तरीके का सटारिकल वे होता था, एंड सोशल कमेंट्री। ठीक है, और कमेंट्री यानी कि सोशल कमेंट्री भी कैसी थी, तो वो कैसी थी, वो सटायर थी। ठीक है, अब बताइएगा वो कौन सा लिटरेरी फॉर्म है जो इस टाइम पे काफी ज्यादा फेमस था। तो आपके ऑप्शंस देखिए, फिर आप मतलब डिसाइड करिए कि उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस है, फर्स्ट ए हमारा सोनेट, एपिक, या फिर नॉवेल, या फिर सटारिकल एस्से। तो जैसा कि आपको पता ही चल गया होगा कि सोशल कमेंट्री भी हो रही है, तो वो काफी ज्यादा इस एस्से वाले फॉर्म में ही लिखी जाएगी, और उसमें विट, इंटेलेक्चुअलिटी, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट हो जाता है, यानी कि डी हमारा ऑप्शन राइट है, यानी सटारिकल एस्से। ठीक है, क्लियर, जो कि काफी फेमस था किस टाइम पे, तो नियो क्लासिकल के टाइम पे काफी ज्यादा फेमस था। क्वेश्चन देखिएगा कि क्या कह रहा है, हु इज कंसिडर वन ऑफ द प्राइमरी फिगर्स ऑफ द नियो क्लासिकल एज इन फ्रेंच लिटरेचर। ठीक है, फ्रेंच लिटरेचर में कौन प्रोमिनेंट एक फिगर थे न्यू क्लासिकल एज से, और नोन फॉर हिज हिस्टोरिकल वर्क्स सच एज कैंडी। ठीक है, तो आप बताइएगा ये वर्क है इनका, और इसके राइटर कौन है। ठीक है, और इन्होंने फ्रेंच लिटरेचर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। तो आएगा, आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पे मॉलेर, या फिर वोल्टेयर, या फिर जीन रैसीन। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है, ए, बी, या फिर सी। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो कैंडिड है ये एक नॉवेल है। ठीक है, नॉवेल है, कब पब्लिश हुई थी, 1759। ठीक है, और इसके राइटर कौन है, तो यहाँ पे ए यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है, सी भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। जो सही ऑप्शन है वो यहाँ पे वॉल्टेयर है, यानी कि ये किसका वर्क है, तो ये वॉल्टेयर का वर्क है। ये कौन है, ये एक फ्रेंच लिटरेचर में है, और ये नियो क्लासिकल एज से बिलोंग करते हैं। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच neoclassical author is known for his collection of moralistic fables including the tortoise and the hare। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए सही ऑप्शन क्या हो सकता है, आपके सामने अभी ऑप्शंस आएंगे। तो इन्होंने ये कैसा था, तो मोरलिस्टिक फेबल्स के लिए जाने जाते थे, अपने मोरलिस्टिक फेबल्स के लिए, जिनमें से एक था द टॉर्टाइज एंड द हेरे। तो आप बताइए उस ऑथर का नाम आपको बताना है जिसने ये कलेक्शन को अपने लिखा है, जो कि एक मोरलिस्टिक फेबल है। ठीक है, तो हम देखते हैं उसके ऑप्शंस क्या क्या है। सो आपके ऑप्शंस हैं, ए एसॉप, जॉन ड्राइडन, या फिर अलेक्जेंडर पोप, या जीन डे ला फॉन्टेन। बताइए सही ऑप्शंस क्या है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाता है वो एसॉप। इन्हीं का ये वर्क है द टॉर्टोइज एंड द हैरे। ठीक है, ये यहाँ पे इनका वर्क है। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा क्लियर हो जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर का है, द न्यू क्लासिकल एज विटनेस्ड द राइज ऑफ विच फिलोसॉफिकल मूवमेंट एम्फसाइज्ड रीजन, साइंस एंड स्केप्टिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे बताइएगा इसका सही ऑप्शन क्या है, एग्जिस्टेंशियलिज्म, रोमांटिसिज्म, या फिर इनलाइटनमेंट। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, तो एग्जिस्टेंशियलिज्म यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ना रोमांटिसिज्म है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है इनलाइटनमेंट। ठीक है, इनलाइटनमेंट को मतलब इसके बाद ही आता है न्यू क्लासिकल एज में, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे ये बोला गया है द न्यू क्लासिकल एज विटनेस्ड द राइज ऑफ, यानी कि किसके राइज को देखा, और फिलोसॉफिकल मूवमेंट था इनलाइटनमेंट। ठीक है, जिसमें आपको एक तरीके के रीजन, साइंस एंड इन सब चीजों को आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये इनलाइटनमेंट यहाँ पे ऑप्शन राइट सही हो जाता है। क्वेश्चन देखिएगा, विच न्यू क्लासिकल पोएट इज नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ द वर्क ऑफ होमर एंड होमर ब्रिंगिंग क्लासिकल Greek literature to a wider English audience।
यानी कि कौन सा ऐसा न्यू क्लासिकल लिटरेचर का ऑथर था जिसने ग्रीक लिटरेचर जिसमें से होमर और वर्जिल इन सब का ट्रांसलेशन को पॉपुलर किया, इंग्लिश ऑडियंस के पास तक लेके गए। तो बताइए कौन से वो राइटर हैं। तो राइटर के नाम बताइए, आपके ऑप्शंस हैं ये: जॉन मिल्टन, अलेक्जेंडर पोप, जॉन ड्राइडन या जोनाथन स्विफ्ट। ठीक है, तो बताइए इसका जॉन मिल्टन तो आप भूल ही जाइए, यहाँ पे है ही नहीं। और यहाँ पे आप बताइए तीनों में से कौन से थे। ये तीनों न्यू क्लासिकल लिटरेचर से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे अलेक्जेंडर पोप या फिर जॉन ड्राइडन या जोनाथन स्विफ्ट। ठीक है, तो जोनाथन स्विफ्ट यहाँ पे नहीं है और जॉन ड्राइडन भी नहीं है। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो अलेक्जेंडर पोप है। इन्होंने होमर और वर्जिल के वर्क्स का ट्रांसलेशन किया, होमर एंड वर्जिल के एपिक्स का। ठीक है, वर्जिल के एपिक्स का ट्रांसलेशन किया और इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, जिससे क्या हुआ, ये जो ग्रीक लिटरेचर था, रोमन और ग्रीक लिटरेचर था, ये कहाँ पे जाके फेमस हो गया, ये फेमस हो गया किनके बीच में, तो इंग्लिश ऑडियंस के बीच में ये काफी ज्यादा फेमस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, हु अमंग द फॉलोइंग न्यू क्लासिकल ऑथर इज नोन फॉर हिज सैटेरिकल नॉवेल जोसेफ एंड्रियोस। ठीक है, तो ये है सैटेरिकल नॉवेल जिसको किसने लिखा था, ये आपको बताइए, जिसके लिए जाने जाते थे। ये नियो क्लासिकल ऑथर थे। सबसे पहली चीज तो ये बताइए, आपके ऑप्शन है: ए अलेक्जेंडर पोप, सैमुअल जॉनसन, जोनाथन स्विफ्ट या फिर हेनरी फील्डिंग। तो सही ऑप्शन इन चारों में से क्या है? अलेक्जेंडर पोप हो सकते हैं या नहीं हो सकते? तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाता है। सैमुअल जॉनसन भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। जोनाथन स्विफ्ट भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाते हैं। और सही जो ऑप्शन है हमारा वो ऑप्शन डी है। और यहाँ पे मैं पूछ लूं अगर आपसे कि ये पब्लिश्ड कब हुई थी, ओरिजिनली कब पब्लिश्ड हुई थी, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि पब्लिश हुई थी 1742 में। जो कि क्या है, इसका जॉनर क्या है, तो ये एक सैटारिकल नॉवेल है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच नियो क्लासिकल पोएट इज बेस्ट नोन फॉर हिज ओड, यानी कि ये एक ओड है। ठीक है, ओड ऑन सॉलिट्यूड। ठीक है, एंड हिज ट्रांसलेशन ऑफ द वर्क्स ऑफ होरेस। ठीक है, तो आपको मैंने कई बार क्वेश्चंस इसमें आए हैं, कई रिपीट हुए हैं, जिसमें ट्रांसलेशन के बारे में पूछा जा रहा है कि नियो क्लासिकल एज में जो ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर के जो राइटर्स हैं उनके वर्क्स को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया और इंग्लिश ऑडियंस के बीच में उसको काफी ज्यादा पॉपुलर किया। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि वो कौन है, तो वो अलेक्जेंडर पोप है। अलेक्जेंडर पोप। ठीक है, अलेक्जेंडर पोप यहाँ पे हैं। और होमर और वर्जिल के एपिक्स को इन्होंने ट्रांसलेट किया है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है ये जो वर्क है ओड ऑन सॉलिट्यूड। ठीक है, तो आपको हिंट तो यहाँ से मिल ही गया होगा कि ट्रांसलेशन के बारे में बात की जा रही थी। तो ट्रांसलेशन यहाँ पे अलेक्जेंडर पोप के अलावा और किसी ने नहीं किया है। तो वो अलेक्जेंडर पोप यहाँ पे इस वजह से राइट हो जाते हैं। जॉन मिल्टन को तो भूल ही जाइए इस एज में, और थॉमस ग्रे तो है ही नहीं। ठीक है, क्लियर। वन मोर थिंग इज दैट कि ये पब्लिश्ड कब हुई थी, तो पब्लिश्ड हुई थी ये 1735 को। यानी कि ओड ऑन सॉलिट्यूड ये पब्लिश्ड हुई थी 1735 को। अलेक्जेंडर पोप ने इसको लिखा, ये ओड इसका जॉनर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच नियो क्लासिकल ऑथर्स अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, ये अभी फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया। इज अ कंसिडर्ड लैंडमार्क इन लेक्सिकोग्राफी, यानी कि लिखावट के क्षेत्र में एक तरीके से ये लैंडमार्क था। ठीक है, इस तरीके का पहले कोई काम नहीं हुआ था, वर्क नहीं प्रोड्यूस हुआ था। अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज जो कि 1755 में पब्लिश हुआ था। इसको लिखा किसने था, तो मैंने पहले ही बता दिया है, सैमुअल जॉनसन इसका जो राइट ऑप्शन है, सैमुअल जॉनसन है। आप अगर सही तरीके से क्वेश्चंस को देख रहे होंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा फन वे में आपको लगेगा कि नहीं अभी तो आया है क्वेश्चन, इसको दूसरी लैंग्वेज में देखिए दिया हुआ है, लैंडमार्क इन लेक्सिकोग्राफी। ठीक है, तो ये लेक्सिकोग्राफी लेखन से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए। इस तरीके के टर्म्स आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम्स में आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच नियो क्लासिकल प्लेराइट इज फेमस फॉर हिज कॉमेडीज ऑफ मैनर्स। ठीक है, यानी कि इसके लिए फेमस थे कॉमेडीज ऑफ मैनर्स के लिए, सच एज द वे ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो द वे ऑफ द वर्ल्ड जो है ये वो किसका है, ये पूछा गया, जो कि एक प्ले है। ठीक है, प्ले है ये, सबसे पहली चीज तो ये। और बताइए ये प्ले राइट जो थे ये न्यू क्लासिकल एज में थे, ये फेमस किस लिए थे,
तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए ये फेमस थे। तो बताइएगा इसमें जो सही ऑप्शन क्या है, ए विलियम कॉनग्रीव, या फिर बी रिचार्ड ब्रिंसले शेरिडन, या फिर ओलिवर गोल्ड स्मिथ, या फिर जॉर्ज फार्कर। बताइए इसमें सही ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाता है वो विलियम कॉनग्रीव हो जाता है, ठीक है। और द वे ऑफ द वर्ल्ड जो है ना, ये पब्लिश हुआ था, ये पब्लिश हुआ था 1700 में, ठीक है, 1700। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये क्लियर हो जाता है क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हो सकते थे। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु रोट द न्यू क्लासिकल एसे ऑन द प्लेजर ऑफ हेटिंग, यानी कि वर्क का नेम क्या था, ऑन द प्लेजर ऑफ हेटिंग। आपको इसके राइटर के बारे में बताना है, और इसमें किस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी, विच रिफ्लेक्ट्स ऑन द नेचर ऑफ ह्यूमन के बारे में बात किया जाएगा, इमोशंस के बारे में बात किया जाएगा, एंड सोसाइटी के बारे में बात की जाएगी, ठीक है। तो द प्लेजर ऑन द प्लेजर ऑफ हेटिंग ये कब पब्लिश हुआ था, तो ये 1826 में पब्लिश हुआ था। ओरिजिनली ये जो पब्लिश हुआ था ये यही डेट थी इसकी, ठीक है, और 1826। तो बताइए ये वर्क किसने लिखा है, द प्लेजर ऑफ हेटिंग, जोसेफ एडिशन, ए बी सैमुअल जॉनसन, या फिर विलियम हैजलिट। बताइए इसका सही ऑप्शन यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि जोसेफ एडिशन इसका रॉन्ग ऑप्शन है, और सैमुअल जॉनसन भी यहाँ पे नहीं होते हैं। सही ऑप्शन जो है हमारा वो विलियम हैजलिट है, यानी कि विलियम हैजलिट ने ये नियो क्लासिकल एसे लिखा है ऑन द प्लेजर ऑफ हेटिंग, जो कि रिफ्लेक्ट करता है नेचर ऑफ ह्यूमन के बारे में बात करता है, उसके इमोशंस के बारे में बात करता है, एंड सोसाइटी के बारे में बात करता है, ठीक है। क्लियर। तो इस तरीके से हमारा जो ये वर्क है ऑन द प्लेजर ऑफ हेटिंग जो कि पब्लिश हुआ था 1826 में, उसके राइटर कौन है, विलियम हैजलिट। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 26 नंबर का है, विच न्यू क्लासिकल पोएट इज नोन फॉर हिज हिज वर्क, इनका वर्क का क्या नाम था, हिज एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, यानी एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। ये मतलब किसने लिखा गया है, ये पूछा गया है, जो कि न्यू क्लासिकल पोएट है। बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाता है थॉमस ग्रे, अलेक्जेंडर पोप, जॉन ड्राइडन, या विलियम कॉपर। बताइए सही ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो थॉमस ग्रे है, और ये कब पब्लिश हुई थी, तो पब्लिश हुई थी 1751 में, पब्लिश्ड इन 1751 में, ठीक है। एलेजी रिटेन अ कंट्री चर्च यार्ड, थॉमस ग्रे, पब्लिश्ड इन 1751। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यू क्लासिकल ऑथर्स, ये वर्क का नेम है पामेला, इज ऑफ्टन कंसिडर वन ऑफ द अर्लीस्ट नॉवेल इन इंग्लिश लिटरेचर। तो बताइएगा ये इंग्लिश लिटरेचर में अर्लीस्ट नॉवेल के तौर पे न्यू क्लासिकल एज में कंसिडर किया जाता था। और सबसे जरूरी चीज है कि ये जो वर्क है ये लिखा गया है एपिस्टोलरी, एपिस्टोलरी एपिस्टोलरी फॉर्म में इसको लिखा गया है, ठीक है। तो बताइए ये वर्क किसका है। बताइएगा, डेनियल डोफे, हेनरी फील्डिंग, या सैमुअल रिचर्डसन, या लॉरेंस स्टैनले। बताइए सही ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है, बी ऑप्शन भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है, डी ऑप्शन भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। सही ऑप्शन जो है वो सैमुअल रिचर्डसन है, ठीक है। सैमुअल रिचर्डसन का ये वर्क है पामेला, जो कि एक अर्लीस्ट नॉवेल है इंग्लिश लिटरेचर में। एपिस्टोलरी फॉर्म में मीन्स इसको जो वर्क यानी कि जो नॉवेल, which novel written in letter or document form, letter or document form called epistolary novel, ठीक है, epistolary नॉवेल, ठीक है। जैसे कि एक आपको वर्क देखने को मिलेगा, मैं वो फ्रैंकेनस्टीन, ठीक है। फ्रैंकेनस्टीन जो भी है वो भी लिखा गया है यहाँ पे मैरी शैली का। ओके, मैरी शैली का ये फेमस वर्क है फ्रैंकेनस्टीन। फ्रैंकेनस्टीन भी यहाँ आपको इसी फॉर्म में देखने को मिलेगा, जो कि किसने लेटर और डॉक्यूमेंट के फॉर्म में एपिस्टोलरी नॉवेल लिखी जाती थी। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु इज द ऑथर ऑफ द नियो क्लासिकल प्ले, क्या प्ले का नाम था, सी स्टूप टू कॉन्क्वेर, ये वर्क का नेम था, नोन फॉर इट्स ब्लेंडिंग ऑफ कॉमेडी एंड सटायर।
ठीक है, जो कि कॉमेडी और सटायर का एक तरीके से ब्लेंडिंग मतलब मिक्स करके बनाया गया था। ठीक है, उसमें मतलब इंटरकनेक्टेड थी, इंटरकनेक्टेड जब चीजें होती तो उसको ब्लेंड करना कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका जॉनर था वो था कॉमेडी, कॉमेडी। और इसको अगर फर्स्ट परफॉर्म करने की बात किया जाए, तो ये लंदन में फर्स्ट परफॉर्म किया गया था 1773 में। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा कि 1773 में इसको लंदन में फर्स्ट परफॉर्म किया गया था। शी स्टूप्स टू कनक्वेर, जो कि एक कॉमेडी प्ले है। ठीक है, और इसको किसने लिखा गया है, अब ये बताइए आप। रिचर्ड ब्रिंसले शेरिडन, या फिर ओलिवर गोल्डस्मिथ, या फिर विलियम कॉनग्रीव, या फिर जॉर्ज फार्क्वर। बताइए इसमें सही ऑप्शन क्या है। क्या इसका ऑप्शन ए है, या फिर बी है, या सी है, या डी है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ओलिवर गोल्डस्मिथ है। ठीक है, ये अपने मतलब प्लेस के लिए काफी ज्यादा फेमस है इस टाइम पे। और इनका यही ये वर्क है, कौन सा, सी स्टूप्स टू कनक्वेर, जो कि एक कॉमेडी प्ले है। फर्स्ट परफॉर्म कब हुआ था, लंदन में 1773 में। ठीक है, क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच न्यू क्लासिकल पोएट इज नोन फॉर हिज एसे, एसे ऑन मैन। ठीक है, इसके लिए जाने जाते हैं, विच एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ नेचर एंड डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन काइंड। ठीक है, तो एसे ऑन मैन बेसिकली किस पोएट का वर्क है जो कि न्यू क्लासिकल एज से बिलोंग करता था। आपको उस पोएट का नाम बताना है, बताइए। जॉन ड्राइडन, थॉमस ग्रे, या अलेक्जेंडर पोप, या सैमुअल जॉनसन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो अलेक्जेंडर पोप है। और ये कब पब्लिश हुई थी, तो ये पब्लिश हुई थी 1733 में। ठीक है, क्लियर। ये कब पब्लिश हुई थी, 1733 में। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो अब बताइएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है, हु रोट द न्यू क्लासिकल नॉवेल रॉबिन्सन क्रूसो। ठीक है, तो ये वर्क का नेम है रॉबिन्सन क्रूसो। आपसे पूछा जाएगा कि ये किसने लिखा। ऑफ्टन रिगार्डेड एज वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जांपल ऑफ रियलिस्टिक फिक्शन, जो कि किस तरीके का है, तो ये एक रियलिस्टिक फिक्शन है। अब आप बताइए कि इसके राइटर कौन है इसके ऑथर। हु रोट द न्यू क्लासिकल नॉवेल रॉबिन्सन क्रूसो, जो कि क्या है, एक रियलिस्टिक फिक्शन है। बताइए इसके ऑप्शंस बताइए, हेनरी फील्डिंग, सैमुअल रिचर्डसन, या फिर जोनाथन स्विफ्ट, या फिर डेनियल डोफे। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाता है वो यहाँ पे डेनियल डोफे हो जाता है। और ये कब पब्लिश हुआ था, यानी कि जो रॉबिन्सन क्रूसो है, रॉबिन्सन क्रूसो, रॉबिन्सन क्रूसो, ये कब पब्लिश हुआ था, तो ये पब्लिश हुआ था 25 अप्रैल 1719 में ये पब्लिश हुआ था, जो कि क्या है, एक रियलिस्टिक फिक्शन है, रियलिस्टिक फिक्शन है। ठीक है, और ये किससे बिलोंग करते थे, नियो क्लासिकल एज से बिलोंग करते थे। क्लियर, ये यहाँ पे फैक्ट हमारा क्लियर हो जाता है। रॉबिन्सन क्रूसो रियलिस्टिक फिक्शन है। कब लिखा गया था, तो इसको 25 अप्रैल 1719 में इसको लिखा गया, 25 अप्रैल 1719 में लिखा था। और इसको किसने लिखा था, तो डैनियल डोफे ने इसको लिखा था। ठीक है, क्लियर। तो हमने नियो क्लासिकल एज को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, उससे जुड़े जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस है उनको क्लियर कर लिया है। अब हम इसी वीडियो में हम रेस्टोरेशन पीरियड को भी कंप्लीट करेंगे। रेस्टोरेशन एज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे। और रेस्टोरेशन एज जो थी ये 1660 से लेके 1688 तक की। अब देखते हैं इससे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, सो रेस्टोरेशन एज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु वाज द रूलिंग मोनार्क ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन एज इन इंग्लैंड। अब आपको बताना है कि जो रेस्टोरेशन एज थी उस टाइम पे मोनार्क कौन था, कौन रूल कर रहा था इंग्लैंड में। क्या वो क्वीन एन थी, या फिर किंग चार्ल्स सेकेंड थे, या फिर किंग जॉर्ज फर्स्ट थे, या क्वीन विक्टोरिया थी। तो बताइए, अगर आपने पढ़ा होगा तो ओलिवर क्रॉमवेल के बाद रिचार्ड क्रॉमवेल आता है, उसका सन। देन उसके बाद वो एक फेल रूलर होता है। तो उसके बाद फिर से क्या होता है, हमारे जो इंग्लैंड में है फिर से मोनार्की रिस्टोर हो जाती है। और चार्ल्स फर्स्ट, जो कि इंग्लिश सिविल वॉर के टाइम पे एग्जीक्यूट हो गए थे, उन्हीं का सन जो था ये किंग चार्ल्स सेकेंड यहाँ पे आता है। तो इस तरीके से मोनार्की रिस्टोर होती है और यहीं से रेस्टोरेशन पीरियड की शुरुआत होती है इंग्लैंड में। क्लियर, तो इस तरीके से हमने पूरा पीछे का भी कंप्लीट कर लिया। तो आपको एक लिंक भी मैंने दे दिया है जिससे आपका बहुत ज्यादा हौच पौच ना हो, तो एक तरीके से आप रिकॉल कर सके उन चीजों को। ठीक है,
क्वेश्चन देखिएगा कि विच इवेंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड इन इंग्लिश हिस्ट्री। बताना है आपको इनमें से कौन सा इवेंट है जो कि जाना जाता है बिगिनिंग ऑफ रेस्टोरेशन पीरियड। ठीक है, द इंग्लिश सिविल वॉर। ठीक है, तो इसके बाद तो आ गया था हमारा कॉमनवेल्थ, तो यहाँ पे ये हमारा रॉन्ग आंसर हो जाता है, यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं होगा। इसके बाद आता है क्या, कॉमनवेल्थ। ठीक है, कॉमनवेल्थ आता है। और ग्लोरियस रिवॉल्यूशन या द ग्रेट फायर, ये भी यहाँ पे नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। द एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। इसके बाद तो क्या होता है, इसके बाद तो हमारा जो इंग्लिश सिविल वॉर जो है ना वो एंड हो जाता है, इंग्लिश सिविल वॉर का एंड हो जाता है। और जो यहाँ पे ओलिवर क्रॉमवेल आ जाते हैं, उनका रूल हो जाता है, और पार्लियामेंट का रूल हो जाता है। इस तरीके से एग्जीक्यूशन जब होता है चार्ल्स फर्स्ट का, तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन बी है यहाँ पे राइट हो जाता है, द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। ठीक है, और इसकी वजह से मतलब बिगिनिंग होता है, फिर से रेस्टोरेशन आता है, रेस्टोर होता है मोनार्की। तो ये ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे राइट हो जाता है। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन रेस्टोरेशन एज का है, विच लिटरेरी वर्क इज कंसिडर्ड अ मास्टरपीस ऑफ द रेस्टोरेशन कॉमेडी जॉनर। ठीक है, रेस्टोरेशन कॉमेडी जो थी उसमें सबसे मास्टर पीस आपको बोला गया है कि बताइए रेस्टोरेशन एज की सबसे मास्टरपीस कॉमेडी कौन सी है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं पैराडाइज लॉस्ट, क्या आपको लगता है पैराडाइज लॉस्ट यहाँ पे कॉमेडी है? नो। ठीक है, द रेप ऑफ द लॉक, यहाँ पे ये भी नहीं है कॉमेडी। और द वे ऑफ द वर्ल्ड या रॉबिन्सन क्रूसो। तो द वे ऑफ द वर्ल्ड जो कि 1700 में पब्लिश हुई थी, पहले भी बताया मैंने, और ये एक तरीके से क्या थी, ये कॉमेडी थी। ठीक है, इसको किसने लिखा था, तो इसको लिखा था विलियम कॉनग्रीव ने। ठीक है, विलियम कॉनग्रीव। देखिए मैं बार बार इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको मतलब इसी वीडियो में चीजें इतने अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएं कि आपको मतलब हमेशा के लिए याद हो जाए, इस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारा जो वे ऑफ द वर्ल्ड है, ये विलियम कॉनग्रीव की है, जो 1700 में पब्लिश हुई थी, जो कि एक रेस्टोरेशन मास्टरपीस कॉमेडी है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज ऑफ्टन रिगार्डेड एज द फर्स्ट प्रोफेशनल फीमेल प्लेराइट एंड अ प्रोमिनेंट फिगर ऑफ द रेस्टोरेशन एज। ठीक है, तो रेस्टोरेशन मेनली क्या होता है, 18 ईयर्स के बाद, 18 ईयर्स के बाद फिर से क्या आ जाता है यहाँ पे, मोनार्की स्टोर होती है, मोनार्की का रेस्टोरेशन होता है। साथ साथ यहाँ पे ड्रामा, ड्रामा स्टेजेस, स्टेज का फिर से रेस्टोरेशन हो जाता है, यानी कि प्लेस जो है वो सब परफॉर्म होने लगे, ड्रामास लिखे जाने लगे। ठीक है, कॉफी शॉप्स वगैरह खोल दी गई। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि यहाँ पे कौन सी वो दो प्रोफेशनल फीमेल राइटर्स थी, मैंने पढ़ाया है आपको थ्योरी वाले वीडियो में कि यहाँ पे अफरा बेन एंड नेक्स्ट वन इज मैरी पिक्स। ठीक है, इन दोनों को तो मैंने पढ़ाया है, आप पढ़िएगा जाके। तो इस तरीके से जो फीमेल प्ले राइट थी, फर्स्ट फीमेल प्ले राइट अगर कोई थी रेस्टोरेशन एज में, तो वो थी अफरा मैन। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो जाता है, बाकी ये सब यहाँ पे रॉन्ग है क्योंकि फर्स्ट की बात की गई है, तो फर्स्ट यही थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं कि क्या है, कि द रेस्टोरेशन पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द रीओपनिंग ऑफ थिएटर्स व्हिच हैड बीन क्लोज्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रेस्टोरेशन पीरियड की एक कैरेक्टरिस्टिक है थी ये, कि थिएटर्स फिर से मतलब ओपन हो गए थे, जो कि 18 साल तक क्लोज रहे। तो आपको बताना है यहाँ पे कि मतलब किसके रूल में थिएटर्स को क्लोज कर दिया गया था। तो बताइए इसका ऑप्शन ए क्वीन एलिजाबेथन फर्स्ट, बी ऑप्शन किंग जेम्स फर्स्ट, सी ऑप्शन किंग चार्ल्स फर्स्ट, और डी ऑप्शन ओलिवर क्रॉमवेल। बताइएगा इसका सही ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ इसका रॉन्ग आंसर है, और किंग जेम्स फर्स्ट भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है, किंग चार्ल्स फर्स्ट भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है, और यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो ओलिवर क्रॉमवेल। ठीक है, तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि ओलिवर क्रॉमवेल जो थे वो कौन थे, एक प्यूरिटन थे। ठीक है, और प्यूरिटन्स जो होते थे वो क्या, वो मतलब इंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और थिएटर्स और स्टेजेस पर वुमेन्स का जो परफॉर्मेंस होता है,
इन सबको क्या करते थे, इन्होंने इन सबको क्या कर दिया था, बैन कर दिया था। तो ओलिवर क्रॉमवेल ने थिएटर्स को बैन कर दिया था इंग्लैंड में। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखिए कि क्या है। तो यहाँ पे पूछा गया, हु रोट द सैटारिकल वर्क एब्सोलॉम एंड एकिटोफेल। ठीक है, तो इसको किसने लिखा, ये पूछा गया है। विच एलेगोरिकल डील्ड विद द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द टाइम। ठीक है, ये एक तरीके से एक एलेगोरिकल डील है जो कि उस टाइम की पॉलिटिकल सिचुएशन से डील कर रही है, और ये एक सैटारिकल वर्क है। ठीक है, कैसा वर्क है, तो ये एक सैटारिकल वर्क है। ठीक है, अब आप बताइए कि ये किसने लिखा, क्या इसका ऑप्शन जॉन ड्राइडन हो सकते हैं, या फिर अलेक्जेंडर पोप, या जोनाथन स्विफ्ट, या फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन है जॉन मिल्टन। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है इन चारों में से। तो ये इसका सही ऑप्शन है यहाँ पे, अलेक्जेंडर पोप नहीं है, जोनाथन स्विफ्ट भी नहीं है, जॉन मिल्टन तो है ही नहीं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बचता है वो है जॉन ड्राइडन। ठीक है, तो जॉन ड्राइडन ने ये वर्क लिखा था जो कि एक सैटारिकल वर्क है, सैटारिकल पॉलिटिकल वर्क है। ठीक है, जो कि पॉलिटिकल सिचुएशन पे उस टाइम पे इन्होंने मतलब ये सटायर वर्ड सटायर लिखा था। और दूसरी चीज इसको पब्लिश कब किया गया था, तो 1681 में। ठीक है, 1681 में ये पब्लिश हुई थी, और इसके राइटर कौन है, तो जॉन ड्राइडन, एब्सलोम एंड एकिटोफेल। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है वो है, रेस्टोरेशन लिटरेचर ऑफ्टन रिफ्लेक्ट द वैल्यूज ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया रेस्टोरेशन लिटरेचर जो है वो किसकी वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है प्यूरिटेनिज्म एंड एस्केटिज्म एंड हेडोनिज्म एंड लिबर्टिनिज्म, या रोमांटिज्म एंड आइडियलिज्म, या फिर रेशनलिज्म एंड इम्पेरिज्म। ठीक है, तो बताइए इसका ऑप्शन क्या है यहाँ पे राइट। सो इसका जो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है, वो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाता है, हेडोनिज्म एंड लिबर्टिनिज्म। यानी कि यहाँ पे सुख और अनुभव की वैल्यूज आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, यानी कि आप अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस को लोग लिखते थे, और पर्सनल प्लेजर के बारे में बात करते थे। ठीक है, उनको जिसमें सुख मिलता था वो चीज वो लिखते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाता है बी, हेडोनिज्म एंड लिबर्टिनिज्म। ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन देखिएगा कि क्या कह रहा है कि विच लिटरेरी डिवाइस इज कॉमनली यूज्ड इन रेस्टोरेशन कॉमेडी टू क्रिएट ह्यूमर थ्रू मिस्टेकन आइडेंटिटीज एंड मिसकम्युनिकेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रेस्टोरेशन पीरियड में एक डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस का यूज होता था जो कि कॉमेडी में ह्यूमर को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, जिसमें क्या होता था, मिस्टेकन आइडेंटिटीज यानी कि भेष बदलना। ठीक है, और जिससे क्या होता था, एक तरीके का मिसकम्युनिकेशन होता था, जिसकी वजह से एक तरीके का ह्यूमर यहाँ पे क्रिएट होता था। उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि वो कौन सी लिटरेरी डिवाइस थी। तो आपके ऑप्शंस हैं, देखिएगा कि इसमें क्या इसका ऑप्शन सटायर हो सकता है, या फिर आयरनी हो सकती है, या फिर फार्स हो सकता है, या फिर एलेगरी हो सकता है। ठीक है, तो सटायर मेनली यहाँ पे व्यंग्यात्मक कटाक्ष तो है, सटायर और आयरनी दोनों लगभग सिमिलर ही हैं। बट जो यहाँ पे फार्स है वो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, तो फार्स बेसिकली क्या होता है ना, इसमें कोई व्यक्ति जो होता है, जैसे कि आपने देखा था वहां पे, जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लीजिए कैजुअल सा, कि जब जो रावण होता है उसको सीता जी का हरण करना होता है, तो वो एक संत का वेश बना लेता है, तो पाखंड एक दिखाता है। और शूर्पणखा जो होती है एक राजकुमारी जैसी बन जाती है, सुंदर सी, जब उसको राम और लक्ष्मण से बात करना रहता है। तो इसी तरीके का एक पाखंड जैसा होता है फार्स। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से हमारा जो राइट ऑप्शन यहाँ पे है वो है फार्स। फार्स यहाँ पे राइट हो जाता है। क्लियर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। हु इज द ऑथर ऑफ द फिलोसॉफिकल वर्क। ठीक है, फिलोसॉफिकल वर्क लेवियाथन पूछा गया है। ठीक है, इस वर्क के बारे में पूछा गया, इसके ऑथर के बारे में, जिसमें ये डिस्कस किया गया है, विच डिस्कस द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एंड द नेचर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें क्या डिस्कस किया गया है, तो इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एंड द नेचर ऑफ गवर्नमेंट को डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो आप बताइए कि लेवियाथन वर्क के राइटर का नाम बताइए, आप क्या थे, कौन थे। ठीक है, जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स, या फिर फ्रांसिस बेकन, या फिर डेविड ह्यूम। बताइए इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है।
तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो लेवियाथन है इसका फुल टाइटल भी पूछ लिया जाता है, तो इसके फुल टाइटल का नेम आपको पता होना चाहिए कि क्या है। तो इसके फुल टाइटल का नाम है और द मैटर लेवियाथन, और द मैटर फॉर्म एंड यहाँ पे एंड पावर ऑफ अ कॉमनवेल्थ, एंड अ पावर ऑफ द कॉमनवेल्थ, पावर ऑफ द कॉमनवेल्थ, और उसके बाद एक्सेलियस्टिकल एंड सिविल। ठीक है, तो ये इसका फुल टाइटल है। और ये पब्लिश्ड कब हुई थी, तो पब्लिश हुई थी ये पब्लिश्ड इन अप्रैल 1651, अप्रैल 1651 में ये पब्लिश्ड हुई थी। ठीक है, तो ये इसका फुल टाइटल है। और सो लेवियाथन यहाँ पे हमारा क्लियर हो जाता है कि लेवियाथन जो है ये थॉमस हॉब्स का है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ थॉमस हॉब्स का ये वर्क है। ठीक है, तो क्लियर हो जाता है हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है, विच लिटरेरी फॉर्म एक्सपीरियंस्ड अ रिवाइवल ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन इज लीडिंग टू द emergence of influential periodical like the Tatler, the Spectator। तो आपको पता होना चाहिए द टैटलर एंड द स्पेक्टेटर ये वर्क किसका है। तो ये वर्क है हमारा रिचार्ड स्टील का। ठीक है, रिचार्ड स्टील का ये वर्क है। ठीक, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ये पब्लिश्ड हुई थी, तो पब्लिकेशन डेट था इसका, पब्लिश्ड हुई थी ये 1709 में। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है यहाँ पे कि इसका मतलब लिटरेरी डिवाइस इसकी क्या थी, यानी क्या जॉनर था इसका, ये पूछा गया है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस है यहाँ पे ड्रामा, एपिक पोएट्री, या फिर एस्से या नॉवेल। बताइए इसमें से सही ऑप्शन क्या है। क्या इसका ऑप्शन ड्रामा है, या जॉनर इसका जो टैटलर एंड द स्पेक्टेटर रिचार्ड स्टील ने 1709 में इसको पब्लिश किया था, तो इसका जॉनर आप बताइए कि क्या है, ड्रामा, एपिक पोएट्री, एस्से या नॉवेल। तो इसका जो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है वो है एस्से, यानी कि ये एस्से है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग पोएट्स वाज नॉट प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन पीरियड। ठीक है, तो इनमें से हमको पूछा गया है कि कौन है जो रेस्टोरेशन पीरियड से बिलोंग नहीं करता है। तो जॉन ड्राइडन यहाँ पे बिलोंग करते हैं, एंड्रयू मार्वेल भी यहाँ पे हैं, और अलेक्जेंडर पोप भी हैं, बट जॉन मिल्टन यहाँ पे नहीं है, ये प्यूरिटन एज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, प्यूरिटन एज से बिलोंग करते हैं। क्लियर, तो हमारा जो राइट ऑप्शन होता है, तो जो नहीं बिलोंग करता है रेस्टोरेशन पीरियड से, तो वो है जॉन मिल्टन। क्लियर, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच लिटरेरी वर्क इज नॉट कंसिडर्ड अ प्रोडक्ट ऑफ रेस्टोरेशन पीरियड। यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा वर्क है जो रेस्टोरेशन पीरियड का नहीं है, वो आपको बताना है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है पैराडाइज लॉस्ट, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, द वे ऑफ द वर्ल्ड, एप्सलॉन एंड आर्किटोफेल। बताइए इसमें से आर्किटोफेल इसमें से कौन सा मतलब राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है। कौन मतलब ऐसा वर्क है जो रेस्टोरेशन पीरियड से नहीं बिलोंग करता है। तो पैराडाइज लॉस्ट है मिल्टन का वर्क। ठीक है, और यहाँ पे द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो है ये वर्क है हमारा जॉन बनियान का, इसका जॉन बनियान का। ठीक है, तो यहाँ पे जॉन बनियान हो जाते हैं। और ये द वे ऑफ द वर्ल्ड है विलियम कॉनग्रीव का, विलियम कॉनग्रीव का। एंड नेक्स्ट वन एप्सॉन एंड आर्की एक्टोफिल। ओके, एप्सॉन एंड एक्टोफिल ये वर्क किसका है, तो ये है जॉन ड्राइडन का। ओके, तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये तीनों जो हैं ये हमारे बिलोंग करते हैं रेस्टोरेशन एज से। बट यहाँ पे जो पैराडाइज लॉस्ट है ये मिल्टन का है, और मिल्टन बिलोंग करते हैं प्यूरिटन एज से, दैट्स व्हाई द आंसर इज पैराडाइज लॉस्ट। ओके,
पैराडाइज लॉस्ट यहाँ पे नहीं बिलोंग करता है रेस्टोरेशन पीरियड से, ये रेस्टोरेशन पीरियड का प्रोडक्ट नहीं है। क्लियर? सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है हु इज ऑफ्टन क्रेडिटेड विद इंट्रोड्यूसिंग द हेरोइक कपलेट। ठीक है क्या? तो यहाँ पे हेरोइक कपलेट इनटू इंग्लिश पोएट्री, फॉर्म वाइडली यूज्ड ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा था कि हेरोइक कपलेट को इंग्लिश पोएट्री में इंट्रोड्यूस करवाने का जो श्रेय है, क्रेडिट है, वो किसको दिया जाता है, जो कि मतलब आगे चल के रेस्टोरेशन पीरियड में काफी ज्यादा यूज हुआ। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या हैं। तो यहाँ पे जॉन मिल्टन इसका ऑप्शन है, जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप या जॉन डन। ठीक है, तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। तो जो हमारा हेरोइक कपलेट है, तो इसको सबसे पहले अगर किसी ने यूज किया है, तो इसको सबसे पहले यूज किया है तो वो जियोफ्री चौसर है। ठीक है, जियोफ्री चौसर। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि आगे चल के इसको रेस्टोरेशन पीरियड में परफेक्ट किसने किया है, इसको यूज बहुत ज्यादा करके इसको परफेक्ट किया है, तो वो यहाँ पे हो जाते हैं जॉन ड्राइडन एंड अलेक्जेंडर पोप बोथ। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी ने हेरोइक कपलेट पे काम किया है तो वो है जॉन ड्राइडन। दैट्स व्हाई वी गो विद जॉन ड्राइडन। जॉन जॉन ड्राइडन यहाँ पे राइट हो जाते हैं, बाकी यहाँ पे रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑप्शन ना होता जॉन ड्राइडन, सिर्फ अलेक्जेंडर पोप होता, तो हम अलेक्जेंडर पोप के साथ जाते। लेकिन अगर जॉन ड्राइडन है यहाँ पे, तो हम जॉन ड्राइडन के साथ जाएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे गलत हो जाता है ऑप्शन। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ्टन फीचर्ड। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रेस्टोरेशन कॉमेडी कैसी होती थी। तो आपके ऑप्शन है हाई मोरल स्टैंडर्ड एंड डिडैक्टिज्म, ये ऑप्शन हो सकता है, या फिर पॉलिटिकल एलिगरी एंड सटायर, या फिर बाउडी ह्यूमर एंड सोशल सटायर, या फिर फोर्थ ऑप्शन है रोमांटिक आइडियलिज्म एंड सेंटिमेंटलिज्म। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होता है वो हमारा बाउडी ह्यूमर एंड सोशल सटायर। यहाँ पे क्या होता था, सोशल ऑर्डर पे सटायर किए जाते थे, और सोसाइटल स्ट्रक्चर पे सटायर किया जाता था, स्टेटस पे सटायर करता था, लाइफ लिविंग पे सटायर किए जाते थे। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच फीमेल प्ले राइट एमर्ज्ड एज अ सिग्निफिकेंट फिगर ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन पीरियड। ठीक है, तो फीमेल प्ले राइट के बारे में आपको बताना है जिसका वर्क है द रोवर। ठीक है, तो मैंने आपको थ्योरी वीडियो में बहुत क्लियर तरीके से बताया फीमेल राइटर्स के बारे में जो रेस्टोरेशन पीरियड में आई, और उन्होंने थिएटर के बारे में लिखा, ड्रामास लिखे। ठीक है, तो वो आप बताइए कि इसमें से कौन है जिन्होंने ये वर्क लिखा था। ठीक है, तो ये एक तरीके से आप बताइए कि इसमें हमने दो राइटर्स को डिस्कस किया था। तो पहला हमने डिस्कस किया था अफरा बेन, मैरी पिक्स, और आप बताइए कि इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है अफरा बेन। ठीक है, और बाकी यहाँ पे रॉन्ग हो जाते हैं। रोवर जो द रोवर जो है ना, ये अटैच है इनके साथ। ठीक है, यानी कि ये अटैच है अफरा बहन के साथ, जो कि एक तरीके की क्या है, ये रेस्टोरेशन कॉमेडी। किस क्या है, तो ये एक तरीके की रेस्टोरेशन कॉमेडी है। क्लियर, ये हमारा पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाता है। ठीक है, हमने अफरा बहन और मैरी पिक्स दोनों को डिस्कस किया। अगर आपने थ्योरी वीडियो नहीं देखा तो मैं फिर कहूंगी आप जाके थ्योरी वीडियो को देखिए, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स आपको मिलेंगे, और ये एज पूरी जो कवर करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप देखिए कि रेस्टोरेशन पीरियड इन इंग्लिश हिस्ट्री बिगेन विद द रिटर्न ऑफ द मोनार्की अंडर विच किंग। ठीक है, अब आपको बताना है कि रेस्टोरेशन पीरियड जो है ना किस मोनार्की के रिस्टोर होने से बनता है। ठीक है, बताइए किंग चार्ल्स फर्स्ट, या किंग जेम्स सेकेंड, या किंग चार्ल्स सेकेंड, या किंग किंग विलियम थर्ड। बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट है। तो किंग चार्ल्स फर्स्ट तो है ही नहीं। ठीक है, इनका इंग्लिश सिविल वॉर जो हुआ था उसी में इनका एग्जीक्यूशन हो जाता है। किंग जेम्स सेकेंड है या नहीं, तो ये भी नहीं है यहाँ पे, और किंग विलियम थर्ड भी यहाँ नहीं है। तो ऑप्शन जो बचता है वो है किंग चार्ल्स सेकेंड, जो कि क्या था, ये सन था इसका। किंग चार्ल्स फर्स्ट का क्या था, ये सन था। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्या है, हु रोट फ्यूरिब्रास, ठीक है, ये पोएम का नेम है। सैटारिकल पोएम, ठीक है, दैट मॉक्ड द प्यूरिटन एंड देयर बिलीफ्स which became immensely popular during the restoration period। ठीक है, मेनली क्या है ना कि ये प्यूरिटन्स के बिलीफ को लिखा गया है उस पे, और ये किसमें लिखा गया है? तो ये मॉक हेरोइक कपलेट है, मॉक हेरोइक कपलेट में लिखा गया है। और दूसरी चीज ये है कि इसको पब्लिश किया गया है 3 टाइम्स, 3 टाइम पब्लिश हुआ है। कब कब उसको भी देख लेते हैं, 3 टाइम पब्लिश हुआ है ये। तो 1663 में फर्स्ट पब्लिकेशन, ठीक है, सेकंड पब्लिकेशन होता है इसका 1664 में, एंड जो हमारा लास्ट थर्ड पब्लिकेशन होता है वो 1668 में होता है। अब आप बताइए कि ये वर्क किसका है, जॉन ड्राइडन या फिर बी अलेक्जेंडर पोप या सैमुअल बटलर या जोनाथन स्विफ्ट? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे वो हो जाता है सैमुअल बटलर। सैमुअल बटलर ने ये वर्क लिखा था ह्यूरिब्रास, जो कि पब्लिश हुआ था 1663 में, 64 में, 68 में, और ये मॉक हेरोइक कपलेट में लिखा गया है। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे हमारा क्लियर हो जाता है, सैटारिकल पोएम है जिसने मॉक किया है प्यूरिटन एंड देयर बिलीफ्स पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्या है, विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द लिटरेरी पीरियड फॉलोइंग द रेस्टोरेशन and characterized by its emphasis on wit, satire and social commentary। यानी कि कौन सा लिटरेरी जो टर्म है जिसने रेस्टोरेशन और एक पीरियड और है जिसको एम्फेसाइज किया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है विट, सैटायर एंड सोशल कमेंट्री। तो रेस्टोरेशन के साथ साथ किसको मतलब ज्यादा इम्पैक्ट किया है? तो रेस्टोरेशन के साथ साथ इसको यहाँ पे आपको ऑगस्टन एज में देखने को मिलेगा। तो ये सबसे ज्यादा कौन सा पॉपुलर टर्म था? वो था सटायर। ठीक है, सटायर, ये यहाँ पे क्लियर हो जाता है। क्लियर, सटायर ही था जो रेस्टोरेशन से लेके ऑगस्टन एज तक इसका इन्फ्लुएंस दिखता है, वर्क्स लिखे जाते थे इस स्टाइल में। तो इस तरीके से हमारा ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था यहाँ पे क्लियर हो जाता है, रेस्टोरेशन एंड ऑगस्टन एज। ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द कंट्री वाइफ, अ रेस्टोरेशन कॉमेडी नोन फॉर इट्स विटी डायलॉग एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ सेक्सुअल पॉलिटिक्स। ठीक है, जिसने एक्सप्लोर किया है अपने मतलब सेक्सुअल पॉलिटिक्स को, और इसमें विटी डायलॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक तरीके की रेस्टोरेशन कॉमेडी है। ठीक है, और बताइए इसके ऑथर कौन है द कंट्री वाइफ के? क्लियर, बताइए क्या इसके ऑथर विलियम वाइकरली है या विलियम कॉनग्रीव है, जॉर्ज एथरीज है या थॉमस ऑटवे है? तो बताइएगा इसको। सबसे पहले परफॉर्म किया गया था 1675 में। ठीक है, फर्स्ट परफॉर्म किया गया था, ये एक प्ले था। और विलियम वाइकरली इसका राइट ऑप्शन है, सही ऑप्शन है विलियम वाइकरली। इनका वर्क है द कंट्री वाइफ, जो कि फर्स्ट परफॉर्म किया गया था 1675 में। एक रेस्टोरेशन कॉमेडी है जो जानी जाती है अपनी एक्सप्लोरेशन के लिए, जिसने सेक्सुअल पॉलिटिक्स को एक्सप्लोर किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है थॉमस विलियम वाइकरली। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है और होप सो, और ये हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है, विच प्ले राइट इज नोन फॉर हिज ट्रेजिक मास्टरपीस वेनिस प्रिजर्व्ड, which explores themes of political conspiracy and betrayal। बताइए ये वर्क किसका है, वेनिस प्रिजर्व? बताइएगा ये किसका वर्क है? तो विलियम कॉनक्रीव या विलियम वाइकरली या फिर यहाँ पे जॉर्ज फॉकर या फिर थॉमस ऑटवे? बताइए इसका सही ऑप्शन यहाँ पे क्या है? तो सही ऑप्शन जो है वो है थॉमस ऑटवे। ठीक है, थॉमस ऑटवे का ये फेमस वर्क है। ठीक है, जो कि इसका फर्स्ट परफॉर्मेंस कब हुआ था? वेनिस प्रिजर्व्ड इसका नाम है, वेनिस प्रिजर्व्ड। और इसका फर्स्ट जो परफॉर्मेंस हुआ था वो हुआ था 1682 में। ठीक है, 1682 में इसका फर्स्ट परफॉर्मेंस हुआ था। 1682 में इसका फर्स्ट परफॉर्मेंस हुआ था। इसके राइटर कौन है? थॉमस ऑटवे हैं। ठीक है, तो क्लियर, यहाँ पे हमारा ये इम्पोर्टेंट जो सेशन था यहाँ पे एंड होता है। होप गाइस आप लोगों को ये हमारा सेशन पसंद आया हो, और
सीरीज अच्छी लगे तो आप हमारे मतलब वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए ज्यादा से ज्यादा, और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, जैसे उनको भी हेल्प मिल मिल सके इससे, क्योंकि काफी अच्छी सीरीज है। और मैंने बहुत ही मतलब मेहनत से ये बनाया है, और इस तरीके से एक तरीके से एक आप थ्योरी पार्ट कंप्लीट करते हैं, देन उसके बाद अगर आपको तुरंत एमसीक्यू मिल जाता है उस चीज का, तो आपका पूरा डेप्थ में पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशंस जोड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।